हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने रीट के लिए जो एक नया टॉपिक जुड़ा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने इससे पहले 3 वीडियो में कवर कर लिया था। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपके लिए संपूर्ण रूप से बताने वाले हैं, जो आपके लिए रीट प्री और रीट मेंस के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। नया टॉपिक है, नया टॉपिक जोड़ा गया है इसको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। तो इसको आज कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान रखना, 2020 NEP 2020 को यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, रीट के लिए, रीट प्री और मैन दोनों के लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इम्पोर्टेंट है इसीलिए कि इसमें संपूर्ण फैक्टरों को आपके लिए शामिल किया गया है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके लिए, जो हमने ऑब्जेक्टिव कराए थे वहाँ से, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके लिए बाहर नहीं होने वाला है। तो देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो क्या है? प्रीलिम्स के लिए, रीट प्री के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो शामिल किया गया है, नया टॉपिक जोड़ा गया है, ये ध्यान रखना, नया टॉपिक है। और इसके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा इसको बनाया गया था। मेंस के लिए इसकी ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों से संबंधित % ये यहाँ पर जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं इसके द्वारा, उनसे संबंधित % मेंस में पूछे जाएंगे। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चर्चा में क्यों है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो केंद्र सरकार के, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। तो ध्यान रखना, NEP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। NEP की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई शिक्षा नीति जो लागू की है वो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी इससे पहले हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में आई थी। वो कितने वर्ष पुरानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 34 वर्ष। तो नई शिक्षा नीति जो लागू की गई वो कितने वर्ष बाद लागू की गई है? तो वो 34 वर्ष बाद लागू की गई है, ध्यान रखना। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986, NPE 1986 को प्रस्तावित किया गया है। उसको हटा करके अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यहाँ पर रखी गई, ध्यान रखना। 34 वर्ष बाद आई है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। अब तक भारत की 3 शिक्षा नीतियाँ, कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? 3 बनी है, ध्यान रखना है ये भी आपको। प्रमुख बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता और बहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर ध्यान दिया गया है? शिक्षा की पहुंच, यानी हर शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और सभी को समान रूप से इसकी उपलब्धता, गुणवत्ता और बहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दे इसमें ध्यान दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो ISRO के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, ध्यान रखना, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, जो कि पूर्व इसरो के सदस्य थे, 17 जून 2017 में इस गठित की गई थी कमेटी। एक समिति का गठन किया गया, ध्यान रखना। ये समिति बनाई गई थी, यानी कमेटी बनाई गई थी, वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के प्रमुख थे। जून 2017 में इस कमेटी का गठन किया। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया, यानी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ध्यान रखना। कब प्रस्तुत किया? ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा प्रस्तावित किया गया था राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का, वो मई 2019 में किया गया था। कमेटी का गठन जून 2017 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं के। इस समिति का गठन कब किया गया था? तो गठन जून 2017 में, और इसका जो मसौदा तैयार किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, वो मई 2019 में किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी शिक्षा नीति है? तीसरी है, ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी शिक्षा नीति लागू की गई है। तो तीसरी NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से, यानी इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही योगदान होगा, यानी सहयोग होगा।
से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश किया जाएगा। ध्यान रखना कितना लक्ष्य रखा गया इस पर, 6%, यानी कुल शिक्षा पर कितना व्यय किया जाएगा, 6% व्यय किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हमने ऑब्जेक्ट में ये कवर करा भी दिया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार शिक्षा पर देश की जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करेगी, तो वो 6% खर्च करेगी। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2, यानी जो वर्तमान में हमारी शिक्षा चल रही 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। तो इसमें शिक्षा प्रणाली को 10+2 के स्थान पर जो शिक्षा का स्तर रहेगा वो 5+3+3+4 रहेगा। ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा का वर्तमान मॉडल क्या रखा गया है, तो 5+3+3+4। तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल, किसके बल पर, तकनीकी के प्रयोग पर बढ़ावा देने को बल दिया गया है, ताकि तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करना और दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना, इसके तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच का विकास करना, ध्यान रखना छात्रों में क्या रचनात्मक सोच, तार्किक चिंतन और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, पूछा जा सकता है कि किस चीज़ पर छात्रों में नई शिक्षा नीति में छात्रों में प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है, किन किस को, रचनात्मक सोच को छात्रों की, तार्किक निर्णय को और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। ये हमने सारे क्वेश्चन वहाँ पर कवर कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, वहाँ से आप उसको एक बार देख लेना, वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 वीडियो बनाई है हमने उसकी। MHRD के नाम में परिवर्तन, MHRD की फुल फॉर्म आपको पहले ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD का नाम बदल करके अब नया नाम रख दिया गया है, बदल दिया गया है इसका नाम, इसको कर दिया शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को मंजूरी दे दी गई है। तो EM इसका नाम होगा, क्या होगा, EM एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम दे दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का जो नया नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा मंत्रालय। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको आपके लिए उसी प्रकार से कवर कर रहे हैं, कम समय में आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्टों को आपके लिए कवर कराया जा सके। क्यों 27 फरवरी को ये परीक्षा होने वाली है रीट की प्री वाली। तो NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य जो रखा गया, ध्यान रखना, NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा और सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग, पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना, शिक्षा और सीखने पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया। ये इसका उद्देश्य है, शिक्षा और सीखना पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में बांटा गया है। ध्यान रखा 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए आयु के बच्चों को शैक्षिक पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है। वो कितने समूहों में किया गया है, तो वो 2 समूहों में किया गया है 3 वर्ष से 8 वर्ष के लिए। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, या 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी ECCE, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ECCE इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE की भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रख लेनी है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है।
और 3 से 6 वर्ष तक के बाल बच्चे कहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेंगे? आंगनबाड़ी में, बाल वाटिका में और प्री स्कूलों में मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के नाम से जाना जाएगा। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में, अब ध्यान रखना दूसरा आता है यहाँ पर, पहला 3 वर्ष से 6 वर्ष, अब 6 से 8 वर्ष, 6, 7 और 8 इन बच्चों को प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। कौन कौन सी कक्षा में? 1 और 2 में 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे पढ़ेंगे। तो 3 और 2 5, तो ये कुल मिलाकर के स्तर हो जाता है प्रारंभिक शिक्षा का, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ध्यान रखना जो हमने बताया है, पहला स्तर है 5, 3 + 2, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। ये प्रारंभिक शिक्षा कैसी होगी? बहुस्तरीय खेल आधारित और गतिविधियों पर आधारित, ताकि बच्चे करके सीख सकें, इस पर आधारित रहेगी। ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ध्यान रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ECCE से जुड़ी जो योजना है उनका क्रियान्वयन, निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 इसमें मंत्रालय हैं जो इनकी योगदान रहेगा, इसमें साझा सहयोग किया जाएगा। ECCE में इनको भी आप ध्यान रखना, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये चारों मंत्रालय इसमें अपना योगदान देंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है। NEP में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेरी एंड नंबरेसी की स्थापना की मांग की गई है। ध्यान रखना, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की सिफारिश की गई है ताकि उसकी स्थापना की जा सके, और इसकी स्थापना की भी गई है। ध्यान रखना, राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। तो ध्यान रखना, कितने वर्ष तक है? प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, यानी क्रियान्वित किया जाएगा। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान मिशन जो राष्ट्रीय मिशन है वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी 3री कक्षा तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। ध्यान रखना, भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण, नई शिक्षा नीति में भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया गया और संरक्षण की बात की गई है। तो NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा बालक को कौन सी भाषा में दी जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन होता है। तो उसकी बालक की जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। तो बालक की मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के द्वारा बालक को कक्षा 5वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना, कक्षा 5 तक का विद्यार्थी कौन सी शिक्षा में अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अध्ययन करेगा। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। मातृभाषा है वो बालक की कक्षा 8वीं और आगे तक की शिक्षा के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसका भी सुझाव रखा गया है। स्कूली उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के संस्कृत
और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। यानी बालक अपनी इच्छा से कोई भी भाषा, संस्कृत या अन्य कोई भी भाषा ले सकते हैं, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी कि कोई बालक को ये भाषा चुननी ही पड़ेगी, इसकी कोई बाध्यता बालक के ऊपर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव की कोई बाध्यता नहीं, वो अपनी इच्छा से कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कोई विषय चुन सकता है या कोई भाषा चुन सकता है। बधिरवत छात्रों के लिए राष्ट्रीय राज्य स्तर पर पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो बधिर छात्र हैं उनके लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। भारतीय संकेत भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज, ISL, ये आपको ध्यान रखना। ISL की फुल फॉर्म इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। साइन लैंग्वेज पूरे देश में मानकीकृत होगी, इंडियन साइन लैंग्वेज। भारतीय संकेत भाषा का प्रयोग किया जाएगा पूरे देश में। NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेशन, IITI गठित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, जो कि भाषाओं का क्या करेगा, अनुवाद और व्याख्यान करेगा। जो कि फारसी, पाली, प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन और प्राकृत स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों भाषा विभाग को मजबूत बनाने और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाने का सुझाव भी दिया गया है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए, यहीं बालकों के ऊपर जो पाठ्यक्रम का बोझ था उसको कम करते हुए, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल ध्यान दिया जाए। इसकी बात की पुष्टि की गई है। देखिए मेरे पास 21वीं सदी के कौशल के विकास के अनुभव पर आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किस पर? तार्किक चिंतन। शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षिक विषयों, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। तो ध्यान रखना, व्यावसायिक पाठ्यक्रम को, व्यावसायिक शिक्षा को भी नई शिक्षा नीति के तहत शामिल किया गया है, यही भी आपको ध्यान देना है। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कौन सी कक्षा से व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी पाठ्यक्रम में, शैक्षिक पाठ्यक्रम में? तो वो किया जाएगा 6वीं कक्षा से। इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था दी जाएगी, इंटर्नशिप की भी व्यवस्था रहेगी। व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी, ध्यान रखना है। तो व्यावसायिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में कहाँ से शामिल होगी? कक्षा 6 से शामिल होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्यावसायिक शिक्षा को कौन सी कक्षा से शामिल किया जाएगा। और मातृभाषा की शिक्षा 5वीं कक्षा तक रहेगी, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कभी कभी पूछी भी जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCFSE 2020 और 21 तैयार की जाएगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसका भी नाम ध्यान रखना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSE, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। NEP 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित रचनात्मक आकलन प्रणाली को, ध्यान रखना, सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी के लिए नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है।
नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली के आधार पर छात्रों की सीखने की प्रगति की जानकारी की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें विश्लेषण और तार्किक क्षमता और सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन, विश्लेषण, तार्किक क्षमता और सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया। कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। कक्षा 3 और 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट की बात है। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जाएगा। या तो सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ की जाएगी या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके आधार पर इसमें बदलाव होगा, ध्यान रखना, 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में। ये आपको ध्यान देना है, कौन सी कक्षाओं में बदलाव होगा, परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे, 10वीं और 12वीं। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट है। परख की स्थापना की गई है मानक निर्धारण के लिए। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के मानक निर्धारक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई है, तो परख की स्थापना की गई, ध्यान रखना। तो कौन सा निकाय बनाया गया है, परख मानक निर्धारक निकाय, जो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम क्या रखा गया है, परख रखा है। ये भी ध्यान रखना, ये चीज पूछा जाएगा, नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम क्या है, परख। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट है यहाँ पर। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए। शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार। देखिए, शिक्षण प्रणाली या शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन, समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। ये इसमें ध्यान दिया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। कौन सी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर (NPST) का विकास करेगी। ये आपको ध्यान देना है। NPST क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का भी विकास किया जाएगा। ये शिक्षकों के मानक हैं। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य हो जाएगा 2030 तक अध्यापन के लिए। उच्च शिक्षा NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर के 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कितना लक्ष्य रखा है, 26.3 से बढ़ाकर के 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन के अनुपात के। इसके साथ ही देश के
उच्च शिक्षण संस्थान में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी? 3.5 करोड़ सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। ध्यान रखना, अब तक सब स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा करना होता था, तभी उसको डिग्री मिलती थी। लेकिन अब इसमें भी प्रत्येक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष तक की जो स्थिति है उसके आधार पर व्यक्ति को डिग्री या सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। उन्हीं के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। जैसे देखिए, वर्ष 1 के बाद सर्टिफिकेट, यानी प्रथम वर्ष स्नातक की यदि छात्र पास करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, उसको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री उसको मिलेगी। अगर वो 3 वर्ष पूरे करता है तो स्नातक की डिग्री मिलेगी। प्रथम वर्ष पर सर्टिफिकेट मिलेगा, द्वितीय वर्ष पर एडवांस डिप्लोमा, और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि 3 या 4 वर्ष के साथ कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ने का प्रावधान भी कर दिया गया है। उसी के आधार पर छात्रों को डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों, क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABOC की स्थापना कर दी जाएगी, जिससे अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। अंकों और क्रेडिटों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। ये मोस्ट है कि कौन सा पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के तहत हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया, तो MPhil है। अब MPhil नहीं पढ़ाया जाएगा, ना MPhil की जाएगी स्नातक के बाद, तो इसको डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। MPhil की डिग्री को समाप्त किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। ध्यान रखना, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया गया है। ध्यान रखना, कितने निर्धारण? HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थान या निकायों का निर्धारण किया गया है। अब देखिए कौन कौन से 4 निर्धारण निकाय हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला विनियमन हेतु, दूसरा मानक निर्धारण, तीसरा वित्त पोषण, और चौथा है प्रत्यायन। इनको आपको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले देखते हैं यहाँ पर विनियमन हेतु, राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामकीय परिषद विनियमन के लिए यानी योजना बनाने के लिए किसका निर्धारण किया गया है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद की स्थापना की जाएगी। NHERC पहला है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। दूसरा, मानक निर्धारण करने के लिए सामान्य शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी। मानक निर्धारण के लिए कौन सी परिषद होगी? सामान्य शिक्षा परिषद, जिसे जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। ध्यान रखना, इनके फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जा सकते हैं, विनियमन के लिए कौन सी संस्था कार्य करेगी? तो वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद करेगी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। और मानक निर्धारण का कार्य सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC करेगी। वित्त पोषण का कार्य उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिलिंग HEGC। ये भी आपको ध्यान रखना है, इन सभी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। प्रत्यायन का जो कार्य करेगी राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल NAC। तो इन सभी परिषदों के भी आपको नाम रखने हैं। जो कार्य जिसके लिए सौंपा गया है प्रत्यायन का कार्य NAC के द्वारा, वित्त पोषण का कार्य HEGC के द्वारा, मानक निर्धारण कार्य GEC के द्वारा किया जाएगा, और साथ ही साथ NHERC
विनियमन का कार्य करेंगी। ये 4 संस्थाएं। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। यानी महाविद्यालयों की जो संबद्धता है वो 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय मिलिट्री डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज MERU की स्थापना की जाएगी। ये भी ध्यान रखना है कि MERU क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ रिसर्च, वैश्विक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय MERU की भी स्थापना की जाएगी। अन्य सुधार शिक्षा मूल्यांकन योजना के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म NETF नामक एक स्वायत्त निकाय, ये कैसे निकाय होगा, स्वायत्त निकाय की भी स्थापना की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म NETF क्या है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म, जो कि एक स्वायत्त निकाय होगा, इसकी भी स्थापना की जाएगी। शिक्षा मूल्यांकन योजना के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोगों पर विचार के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना होगी। तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आपके लिए सभी रीट प्री और मेंस के लिए हमने यहाँ पर इसको कवर कर दिया है, ध्यान रखना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके लिए होने वाला नहीं है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।